नीट यूजी के इतिहास का सबसे काला अध्याय 2024 में लिखा जा चुका है। डॉक्टर बनने का सपना लिए लाखों छात्र हैं जिन्होंने सालों तक कड़ी मेहनत की और अब वो इस दुविधा और असमंजस में हैं कि आगे क्या होगा। क्या नीट की परीक्षा रद्द हो जाएगी या फिर आगे काउंसलिंग होगी? ये दुविधा छात्रों के साथ साथ उनके परिजन को है, एजुकेटर्स को है, और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं ये इशारा करती हैं कि सरकार भी कहीं ना कहीं इसी दुविधा में है, क्योंकि शुरुआत से सरकार का ये पक्ष रहा कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है। बाद में जब सबूत सामने आए तो सरकार की तरफ से कार्रवाई भी हुई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली जाती है नीट की काउंसलिंग को रोकने के लिए, और वहां पे रोक लगाने से इनकार कर दिया जाता है। 6 जुलाई एक प्रस्तावित तारीख थी जिस दिन से काउंसलिंग शुरू होनी थी। इसके ठीक एक दिन पहले एनटीए सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करता है जिसमें वो यह बताता है कि कुछ मात्रा में गड़बड़ियां तो हुई हैं, लेकिन उनमें संलिप्त बच्चों को बाहर कर दिया गया है और इसके बाद जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि अगर नीट की परीक्षा में 0.001% की भी कोई खामी नजर आती है तो जो सख्त फैसला है वो लिया जा सकता है। आज एक बार आपको फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा, शुरुआत से लेकर अब तक क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी बच्चे रीनीट या फिर नो रीनीट की तरफ हैं वो दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। एक बात तो तय है कि इस बार जो डैमेज है वो बहुत बड़ा हुआ है और किसी भी हाल में हर किसी को एक बराबर न्याय नहीं मिल सकता है। जो दिक्कतें हुई हैं उनको होने से पहले रोकना चाहिए था। कुल मिला के आज हम जिस सिचुएशन में खड़े हैं, एक बात बहुत ही कॉमन है कि ऐसे सभी कैंडिडेट जो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक बड़े पैमाने पे हुआ है, इस वजह से नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, वो भी, और ऐसे कैंडिडेट जो बहुत मेहनत करके गवर्नमेंट की सीट सिक्योर कर पा रहे हैं वो भी, इन दोनों ही लोगों का इस सिस्टम पर से जो फेथ है वो ख़त्म हो चुका है। वो कैंडिडेट री एग्ज़ाम का रिस्क नहीं लेना चाहते। हो सकता है आने वाले समय में जो कट ऑफ है वो जिस तरीके से बढ़ रही है वो 680 भी ना चली जाए। तो कुल मिला के जो डर का माहौल है वो हर एक कैंडिडेट में एक बराबर है, और ऐसे में 8 जुलाई को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला या फिर जो सुनवाई होनी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 की नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हुई, एक एक का जवाब बारी बारी से एनटीए ने या फिर सरकार ने दे दिया है, लेकिन बावजूद इसके कुछ बड़े सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कभी भी नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं नीट के एग्जाम वाले दिन 5 मई को देश भर में 4750 सेंटर्स पे नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम के खत्म होते होते ही राजस्थान सवाई माधोपुर से पेपर लीक की बात सामने आ जाती है। इसके बाद पटना से भी पेपर लीक का मामला सामने आता है, गिरफ्तारियां होती हैं, और इसके बाद से ही नीट की परीक्षा को रद्द करने की जो मांग है वो शुरू हो जाती है। एनटीए लगातार यह दावा करता है कि एग्जाम में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। एफएक्यू के माध्यम से, प्रेस रिलीज या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनटीए अपनी बात पे कायम रहता है। 14 जून निर्धारित तारीख होती है नीट के रिजल्ट की, लेकिन इससे 10 दिन पहले 4 जून को अचानक रिजल्ट आ जाता है और इसके बाद एक नया विवाद जन्म लेता है। 2 टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनका स्कोर 718 और 719 होता है। मैथमेटिकली ये स्कोर नीट के एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं थे। जब मामला बढ़ता है तो यहाँ से एक नई कहानी निकलकर सामने आती है कि 1563 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। नीट के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, न तो इस तरीके के स्कोर आए थे और न ही ग्रेस मार्क्स का कोई भी कंसेप्ट था, और न ही रिजल्ट से पहले इस पे किसी भी तरीके की टिप्पणी एनटीए ने या फिर किसी भी न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों तक पहुंची थी। और कई सारे विवाद जुड़ जाते हैं, जैसे हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 बच्चे हाई स्कोर वाले कैसे हैं, इसके अलावा 67 720 स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स कैसे हो सकते हैं। हालांकि इन सब को बहुत आसानी से एनटीए हैंडल कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर पहुंचता है तो एनटीए जाकर वहां पे अपनी गलती मान लेता है कि ग्रेस मार्क्स जो है वो देना गलत था, हम इसे हटा रहे हैं और 1563 कैंडिडेट्स का हम री एग्ज़ाम कर लेंगे।
होता है री एग्ज़ाम, लेकिन जो रैंक है उसमें कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ इस बात की भी सफाई आती है कि 67 में से 44 कैंडिडेट्स जो बोनस मार्क्स है उसकी वजह से 720 पे चले गए थे और 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि ग्रेस मार्क्स के कारण 720 पे चले गए थे। तो कुल मिला के देखा जाए बहुत तेजी से 1563 कैंडिडेट्स का मुद्दा उठता है, तब ऐसा लगता है कि रीनीट हो सकता है, लेकिन इसको बहुत आसानी से एनटीए काउंटर कर लेता है और इसके बाद ये लगने लगता है कि एक बार जब रीनीट हो रहा है तो दोबारा रीनीट की संभावना नहीं होगी। इसी बीच देश में नई सरकार बनती है, नए शिक्षा मंत्री बनते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और शुरुआत में वो भी कहते हैं कि एनटीए बिल्कुल पाक साफ है। हालांकि बाद में वो अपनी गलती मानते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ गलती तो हुई है। इसके बाद भी जो चीज़ें हैं वो नहीं रुकती। बिहार से ईओयू की टीम अच्छी कार्रवाई करती है, कई सारी गिरफ्तारियां करती है, कई सारी कड़ियों को जोड़ देती है और इसके बाद सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन होता है। एनटीए के डायरेक्टर को उनके पद से हटा दिया जाता है और सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है। यहाँ पे एक बार फिर से ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो कड़े कदम उठा रही है। हालांकि जो न्यूज़ चैनल्स के एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना था कि आने वाले समय में संसद में जो सत्र शुरू होगा उसके लिए आप इसको सरकार की पूर्व तैयारी भी कह सकते हैं कि सरकार अपने लिए एक कवर क्रिएट कर रही है कि हाँ हमने एक्शन यहाँ पे लिया है और ये चीज़ें हमें आगे चल के देखने को भी मिलती हैं। सीबीआई भी बहुत अच्छा काम करती है, कई सारी गिरफ्तारियां करती है और एक बार फिर से लगता है कि हाँ रीनीट के चांसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं। इसी बीच दिन गुजरते हैं, 6 जुलाई की तारीख नज़दीक आ जाती है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता और 5 जुलाई को एक बार फिर से एनटीए सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट फाइल कर देता है कि पेपर लीक में संलिप्त जो भी बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया। अब जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में नीट का एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर लगता है कि सरकार चाहती है कि रीनीट न हो, यानी कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा और इसके ठीक एक दिन बाद 6 जुलाई जिस दिन से काउंसलिंग शुरू होनी थी, अचानक से खबर आती है कि जो काउंसलिंग है उसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह डिमांड की थी कि काउंसलिंग को नहीं रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना था, बावजूद इसके काउंसलिंग को टाल दिया गया। तो कुल मिला के रीनीट होगा या नहीं होगा ये पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज जो डिसीजन लेंगे उस पर ही निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि गवर्नमेंट भी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अब आगे क्या होने वाला है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जो रैंक है वो बहुत ख़राब बनी है, जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड में है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स आश्चर्यजनक रूप से ज़्यादा हैं और ये कौन से कैंडिडेट हैं इनको ट्रेस आउट कर पाना बहुत मुश्किल है। 600 प्लस वाले हजारों कैंडिडेट्स हमारे भी संपर्क में हैं, लेकिन ये सब ऐसे हैं जो कई सालों से तैयारी करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, इस पर एक डेटा प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया था जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ। कांग्रेस ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह बात पुरजोर तरीके से उठाई गई कि इतने सारे हाई स्कोर वाले कैंडिडेट कैसे आ सकते हैं। इस पर सरकार की तरफ से यह सफाई आई कि जो सिलेबस है इसे रिड्यूस किया गया था। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बयान मुझे बहुत ज़्यादा चुभता भी है, जिसमें वो यह कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे, गलत स्टेप लेते थे, इसके लिए सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि आज ग्रामीण क्षेत्र का एक बच्चा 650 नंबर लाकर भी अगर सरकारी कॉलेज तक नहीं पहुंच सकता है तो डिप्रेशन किस परिस्थिति में ज़्यादा होगा, पहले वाली में या फिर बाद वाली में। और एनटीए की तरफ से भी सफाई आई कि इस बार जो कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर है वो बढ़ गया है। बिल्कुल मानता हूं इस बात को। एवरेज स्कोर इसलिए बढ़ा है क्योंकि 1,71,000 एडिशनल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे, इनमें से आधे कैंडिडेट 600 के ऊपर हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल भी है कि अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो इसका फ़ायदा हर एक इसके स्कोर के कैंडिडेट्स को बराबर पहुंचना चाहिए था। लेकिन जो क्वालिफाइंग
कट ऑफ है, इसका एवरेज पिछले 4 साल से आप देखिएगा तो बिल्कुल सही तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन जो एवरेज स्कोर है वो अचानक से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। और यही वो सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है नहीं मिल पाएगा। पेपर लीक के बारे में आप सब जानते हैं। कुछ दिनों पहले मुझे कुछ दर्शकों ने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजा और पहली बार मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि क्या टेलीग्राम पर भी पेपर लीक हो सकता है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो टेलीग्राम पर कई सारे ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जहां पे क्वेश्चन पेपर बेचने की बात कही गई है। 5,000 से लेके 5 लाख रुपए तक। हो सकता है कि ये जो चैनल्स हैं टेलीग्राम पे ये गलत होंगे, लेकिन अगर ये गलत भी हैं तो इनके माध्यम से ठगी तो हो रही है, यह बात तय है। कई सारे लोग इन्हें पैसे दे रहे होंगे और एक बार अगर सोच के देखें कि अगर ये सही है फिर क्या, बहुत आसानी से 20-30 हज़ार ऐसे कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा के हो सकता है हाई स्कोर कर रहे होंगे, क्योंकि अगर टेलीग्राम पे ये लीक हुआ होगा तो इसकी जो रीच है ये बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कह रहे थे कि रीवैल्यूएशन करा लिया जाए, तो रीवैल्यूएशन से भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। हो सकता है टेलीग्राम चैनल पे जो भी बातें लिखी गई हैं आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इवन 3 मई का मैंने एक मैसेज देखा जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि उन्होंने बड़े पैमाने पे ऑफलाइन पेपर लीक किया है, उसके बाद वो ऑनलाइन लीक भी कर रहे हैं। अगर इस तरीके की बातें सच्ची हैं तो निश्चित रूप से ये गंभीर चिंता का विषय है और इस डायरेक्शन में अभी तक कोई भी जाँच नहीं हो रही है। टेलीग्राम चैनल पे जांच कर पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनक्रिप्टेड होती हैं चीज़ें, वहाँ पे कोई मोबाइल नंबर नहीं होता, बस यूज़र नेम दिखाई देता है। ऐसे में इसकी भी गहन जांच की जानी चाहिए। पीजी का जब एग्ज़ाम होना था तो उस समय भी मुझे किसी ने एक चैनल के बारे में डिटेल्स भेजी। मैं उस चैनल पे गया और वहाँ पे जाकर जब उनके काम करने का तरीका देखा तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गया। उनकी अपनी प्रॉपर एक एसओपी थी चीज़ों को ऑपरेट करने की। उनका दावा था कि वो एग्ज़ाम से पहली वाली रात को क्वेश्चन पेपर लीक करेंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वो कैंडिडेट से पहले वेरिफिकेशन लेंगे कि वो पीजी के कैंडिडेट हैं या फिर नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन आईडी चेक करेंगे, फिर उनसे पेमेंट लेंगे, फिर उनको एक थर्ड पार्टी ऐप पर लेके जाएंगे। इसके बाद उनको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे उस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल ऐप करने के साथ ही जो कंप्यूटर का कंट्रोल है वो उन फ्रॉड लोगों के पास चला जाएगा जहां से वो मॉनिटर करेंगे। और उसके बाद प्रॉपर ड्रेस कोड तक है कि हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के बैठनी है, कोई भी गैजेट्स नहीं होने चाहिए, बैकग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं देगा, आप किसी भी तरीके से स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, आप तेज़ आवाज़ में क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते हैं। और प्लानिंग ये थी कि उस ऐप के माध्यम से रात भर जो अगले दिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको रटवाया जाएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये एक स्कैम होगा जिसमें इस तरीके के लोग जो इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं उनके साइकोलॉजी का फ़ायदा उठा के पैसे ठगने की बात हो। लेकिन एक मिनट के लिए सोच के देखिए, अगर कोई इतनी प्लानिंग के साथ इतनी ज़्यादा गहराई से एसओपी तैयार कर रहा है और अगर वो वाकई सक्षम है पेपर को लीक करने में, तो इस तरीके की घटनाएं अगर एग्ज़ाम्स में हो रही हैं तो इसका नुकसान कैसे भरा जाएगा और इसका उद्भेदन कैसे होगा, जबकि इस डायरेक्शन में अभी तक जांच भी नहीं चल रही है। उम्मीद करता हूं सरकार के संज्ञान में ये बातें आएं। हमने अपने स्तर पे कई सारे मीडिया चैनल्स को, कई सारी अथॉरिटीज़ को ये डिटेल्स भेजी भी हैं। आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन कुल मिला के आज आप जिस सिचुएशन में हैं, एक बात मान लीजिए, आप रीनीट चाहते हैं या फिर नो रीनीट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके कुछ भी नहीं होगा। मेरे वीडियो बनाने से, आपके कमेंट करने से अब कुछ नहीं होना है। मैटर ऑलरेडी लीगल जा चुका है। कई सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जिन पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट में क्लब कर दिया गया है। ऐसे में सरकार को अपनी बात कहनी है। सुप्रीम कोर्ट जो पहले से यह कह चुका है कि हम 0.001% की भी खामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यहाँ पे यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अपनी बात से सुप्रीम कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाती है। और जो सरकार का स्टैंड है वो 5 जुलाई के उनके एफिडेविट से सामने आ चुका है कि अब जो सरकार का मानना है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी हैं और रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो कुल मिला के जो 8 जुलाई का डिसीजन है या फिर जो सुनवाई है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आगे क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं इसके लिए कमेटी ज़रूर बनाई है सरकार ने। कमेटी ने हम सबसे सजेशंस भी मांगे हैं। आप सबको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार जो हो चुका है
इस बात को मान लीजिए कि डैमेज हैज़ बिन डन, रिवर्स नहीं किया जा सकता। आप जहाँ पर भी हैं, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, तो यहाँ से मूव ऑन करना ही होगा। 1-2 दिन में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो फ्यूचर के लिए सजेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप सब भी अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और हमने भी एक ज़बरदस्त प्रपोज़ल, एक ज़बरदस्त सजेशन तैयार किया है, जिसको अगर सरकार मान लेती है तो कभी भी नीट या कोई भी ऑफलाइन पेपर लीक नहीं हो सकता है। अपने सजेशंस हमने सरकार को भेज दिए हैं, वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द आपके सामने भी लेकर आऊँगा। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।